हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हो सेशन और सीरीज के बारे में हम लोग क्लास 11th का सिलेबस, क्लास 12th का सिलेबस टारगेट कर रहे हैं। अगर आप करेंटली क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12th में हो, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे तो आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं या फिर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, तो आपका 11th क्लास का पूरा सिलेबस कराया जाएगा और क्लास 12th का भी पूरा सिलेबस कराया जाएगा। या फिर अगर आप 11th 12th पास आउट कर चुके हो और किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस टारगेट कर रहे हो, तो आप चैनल पर आकर के वीडियोस के हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक नया बूस्ट, एक नया पंप दे सकते हो। अगर हम बात करें कि किस तरीके से क्लास चैनल पर अपलोड हो रही है, तो 2 सेशंस में क्लासेस चलती हैं और 2 सेशंस में क्लासेस अपलोड होती हैं। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, क्योंकि एज यू नो मी आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर, तो मैं अपने सब्जेक्ट की ही बात करूंगा। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का 11th क्लास का अलग क्लासेस अपलोड हो रही है और 12th क्लास की क्लासेस अलग से अपलोड हो रही है। अगर आप 11th वाले प्लेलिस्ट में आते हो तो वहां आपको 11th क्लास का मटेरियल मिलेगा मैथ्स का, और अगर आप 12th वाले प्लेलिस्ट में आते हो तो वहां आपको 12th क्लास का मटेरियल मिलेगा मैथ्स का। हम लोग बिल्कुल डिटेल में हर चैप्टर को पढ़ रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करके एक एडवांस लेवल तक पहुंच रहे हैं और एडवांस लेवल तक चीजों को देख रहे हैं। और बिल्कुल फाउंडेशन अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है और एक एडवांस लेवल तक जाना है किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आप चैनल पर आकर उस पर्टिकुलर चैनल की लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हो। अगर मैं बात करूं क्लास 12th की, तो क्लास 12th में हमने मैट्रिसेस चैप्टर से स्टार्ट किया था। हमने मैट्रिसेस को लगभग 8 से 9 लेक्चर में पूरा पढ़ा, डिटेल में मैट्रिसेस देखा, बेसिक से एडवांस तक गए और मैट्रिसेस का पूरा लेक्चर सीरीज को फॉलो किया। अगर आप उसको फॉलो करते हो, देखते हो, तो मैट्रिसेस में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। फिर मैट्रिसेस के बाद हम डिटरमिनेंट पर आए और डिटरमिनेंट को भी हमने बेसिक से एडवांस तक सीखा, उसमें पढ़ा। उसके बाद हमने एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट किया क्लास 12 का जिसमें अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट को डाउट रहता है। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लेक्चर सीरीज फॉलो करते हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। लगभग 10 से 11 लेक्चर में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस चीज आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप उस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद मैंने स्टार्ट करा हमारा कैलकुलस सीरीज। ठीक है, कैलकुलस सीरीज मैंने स्टार्ट करा, और जैसा आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कैलकुलस हमारा 12th का एक मेजर पार्ट है। लगभग 50% 12th का पोर्शन अकेला कैलकुलस ने घेरा हुआ है। और कैलकुलस को जनरली हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है और एक हमारा इंटीग्रल कैलकुलस है। अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस को और इंटीग्रल कैलकुलस को दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो कैलकुलस आपका पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। सीरीज का नाम है कैलकुलस सीरीज, लेकिन इस कैलकुलस सीरीज में मैंने जो स्टार्ट करवाया है वो फंक्शन सीरीज से करवाया है, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि कैलकुलस को अपनी टिप्स पर करने के लिए, कैलकुलस पर बेसिक से एडवांस तक नॉलेज गेन करने के लिए आप तब तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक आपको फंक्शन सीरीज क्लियर नहीं है। फंक्शन सीरीज आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, तभी आप कैलकुलस सीरीज में आगे बढ़ पाओगे और कैलकुलस को एडवांस लेवल तक समझ पाओगे। तो फंक्शन सीरीज में हमने कैलकुलस सीरीज के अंदर फंक्शन सीरीज स्टार्ट करी और उसके 9 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी 9 लेक्चर हमारे फंक्शन सीरीज के पूरे हो चुके हैं। आज सेकंड लास्ट लेक्चर मानते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर और हमारा फंक्शन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। आज है हमारा लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम फंक्शंस पर बात करेंगे। और कल जो मैंने टॉपिक स्टार्ट कराया था दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये कल का जो लेक्चर नंबर 9 है वहां आपको वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने स्टार्ट कराया था। वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। और इस वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन में कल की क्लास में मैं 3 बातें आपके साथ डिस्कस कर चुका था। पहली बात कि इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, ठीक है। या मैं इस चीज को नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, ठीक है। कल की क्लास में जो मेरा डिस्कशन आपके साथ चल रहा था
वो ये कि मैं पहली बात आपको बता चुका था कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होगा, डिटेल में बात की थी। थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहा हूं, कल क्या पढ़ा था। अगर मैं यहां लिख रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स -4, ठीक है, एक मैं ये लिखता हूं एक बात, और इसी बात को मैं ऐसे लिखता हूं एफ एक्स +4 इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो आप में से सभी लोग ये देखोगे कि सर ये दोनों बातें एक ही हैं, है ना। चाहे आप एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स -4 लिख दो, या फिर आप एफ एक्स +4 इक्वल टू साइन एक्स लिख दो, ये दोनों बातें एक ही हैं, बिल्कुल एक है। लेकिन इनको लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग लिखूं, जहां एफ एक्स क्लियरली एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ एक्स। यहां पर हम क्या नोट कर रहे हैं कि एफ एक्स इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स। जो एफ एक्स है वो एक्स के टर्म में क्लियरली आपने लिख दिया। ऐसी लिखावट को, ऐसे तरीके को हम नाम दे रहे हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, जहां पर हम एफ एक्स को, वाई को एक्स के टर्म में आसानी से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। यानी चीजें ऐसे लिखी हुई है, एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, वाई इक्वल टू 8 - x, है ना, वाई इक्वल टू x² + 4। ये जो y इज इक्वल टू है, एफ एक्स इज इक्वल टू है, ये सब एक्सप्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल होंगे। ऑन द अदर हैंड, यहां एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग नहीं है, यहां एफ एक्स +4 इक्वल टू साइन एक्स है, यानी एफ एक्स के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एफ एक्स इज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। यहां पर हमारा जो एफ एक्स है वो एक्स के टर्म में क्लियरली एक्सप्रेस नहीं है। क्लियरली एक्सप्रेस कब होता, जब एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग लिखा होता। लेकिन यहां एफ एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो एफ एक्स एक्स के टर्म में क्लियरली एक्सप्रेस नहीं है। इस लिखने के तरीके को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या है, ये सिर्फ तरीके हैं एक ही बात को लिखने के। अगर एफ एक्स क्लियरली एक्स के टर्म में एक्सप्रेस्ड है तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, वरना वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा, है ना, ये हमने सीखा। इसके बाद एक टर्म मैंने आपको और सिखाया, दूसरी बात मैंने आपको और सिखाई, और उस दूसरी बात में हमने सीखा कि हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस फंक्शन भी, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस फंक्शन भी मौजूद है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन भी हमारे पास मौजूद है, ये बात हमने सीखी, ये भी हमने कल की क्लास में पढ़ा। ठीक है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस फंक्शन भी हमारे पास मौजूद है। इन दोनों फंक्शन में क्या सिमिलैरिटी है कि होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, ये तभी होंगे जब हमारा फंक्शन जो है वो मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो। फंक्शन इज मल्टी वेरिएबल फंक्शन। अगर हमारा फंक्शन मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है, तभी हम देख सकते हैं कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। यानी ये चेक करने के लिए कि फंक्शन हमारा होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, उसे मल्टी वेरिएबल फंक्शन की कैटेगरी में आना पड़ेगा। यानी फंक्शन में एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मैंने आपको दिया एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स वाई इक्वल टू x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये मेरा एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, ये मेरा एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। और एक मैंने दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। ये मेरा एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, पूरा फंक्शन x के टर्म में है, तो ये सिंगल वेरिएबल है, ये मेरा सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, और ये मेरा मल्टी वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। तो एक बात तो ये समझनी है कि जब अपना फंक्शन मल्टी वेरिएबल होगा तभी हम चेक करेंगे कि वो हमारा होमोजीनियस है या वो हमारा नॉन होमोजीनियस है। सिंगल वेरिएबल में कभी नहीं। अगर मैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन देता हूं तो कोई होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। कब सवाल होगा, जब फंक्शन मल्टी वेरिएबल हो। तो लिखा हुआ है फंक्शन मल्टी वेरिएबल होना चाहिए। अब जैसे ये फंक्शन है, अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या ये फंक्शन नॉन होमोजीनियस है। चेक कैसे करेंगे, उसका मैंने आपको तरीका बताया था। मैंने क्या बताया था कि आप एक काम ये करो, x को रिप्लेस कर दो tx से, y को रिप्लेस कर दो ty से, ठीक है। x को रिप्लेस करो tx से, y को रिप्लेस करो ty से, और जब आप सॉल्व करोगे फंक्शन tx ty तो वो t की पावर n इंटू सेम फंक्शन आ जाना चाहिए, ठीक है। वो ऐसे आ जाना चाहिए, ऐसे। अगर वो ऐसे आ जाता है तो वो होमोजीनियस होगा, तो वो फंक्शन होमोजीनियस होगा, और उस होमोजीनियस की जो डिग्री होगी वो ये n होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरा एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है f एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। मुझे चेक करना है होमोजीनियस है, ऐसे तो दिख रहा है होमोजीनियस है, लेकिन फिर भी चेक करना है। तो x को tx और y को ty लिख रहा हूं, x को tx और y को ty लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब हो गया टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 2xy का मतलब हो गया 2 टी स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, यहां से आप देख पा रहे हो कि अगर आप टी स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो वही चीज मैंने बोली थी कि लास्ट में आपको क्या मिल जाए, टी की पावर n, ठीक है। लास्ट में आपको क्या मिल जाए, टी की पावर n, देखो टी की पावर n, और ये सेम फंक्शन मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये होमोजीनियस है। हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि ये हमारा होमोजीनियस होगा, और ऐसा होमोजीनियस होगा जिसकी डिग्री हमारी 2 होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन, ठीक है। तीसरी चीज हमने और पढ़ी थी, यहां लिख देता हूं। तीसरी बात हमने पढ़ी थी बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन। तीसरी बात हमने कल की क्लास में पढ़ी थी कि बाउंडेड फंक्शन और अनबाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं। ये कैसे पढ़ा था, अगर आप किसी भी फंक्शन का मॉड लेते हो, मॉड, और वो मॉड किसी फाइनाइट वैल्यू के बराबर या उससे कम आ जाता है, जहां पर m क्या है हमारा, कोई फाइनाइट वैल्यू है या कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक है। आपने किसी भी फंक्शन का मॉड लिया और उसका मॉड या तो 1 आ जाए या 1 से छोटा आ जाए, सॉरी, या तो उसका मॉड कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए या उससे छोटा आ जाए, तो आप ऐसे फंक्शन को बोलोगे कि वो आपका बाउंडेड फंक्शन है। और अगर मॉड लेने पर वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे तो आप बोलोगे कि वो फंक्शन आपका अनबाउंडेड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने दिया आपको एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और मैंने पूछा ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो आप इसका मॉड लो, आप एफ एक्स का मॉड ले लो, यानी साइन एक्स का मॉड ले लो,
अब आप ये देखोगे कि जो एफ एक्स के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू है, तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये आ जाए या एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर आ गया, तो ये मेरा बाउंडेड फंक्शन होगा, अनबाउंडेड फंक्शन नहीं होगा। अनबाउंडेड कब होगा? जब ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे। तो कल हमने ये बातें डिटेल में पढ़ ली नहीं, एक मैंने बहुत क्विक रिवीजन दे दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर हम आगे बात इसमें करेंगे, ठीक है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम आगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 1-1। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 1-1, 1-1 जिसको आप इंजेक्टिव भी बोलते हो, जिसको आप इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हो, ठीक है? 1-1 पढ़ेंगे, एंड मैनी वन, 1-1 एंड मैनी वन फंक्शन, 1-1 एंड मैनी वन फंक्शन, ये हमारा अभी का टॉपिक है जो हम अभी पढ़ेंगे कि 1-1 फंक्शन क्या होता है, 1-1 फंक्शन क्या होता है इसको देखेंगे, और मैनी वन फंक्शन क्या होता है, और 1-1 का ही दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, या इंजेक्टिव मैपिंग है। तो इसको हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अ फंक्शन f, a function f defined from a to b, defined from a to b is said to be 1-1, is said to be 1-1, 1-1 बोल लो, या इंजेक्टिव और इंजेक्टिव, ठीक है? 1-1 और इंजेक्टिव if different element of a, if different element of a, if different element of a have different images in B, have different images in B, ठीक है? have different images in B, ये हमारा 1-1 कहलाएगा, ठीक है? 1-1 कहलाएगा, या आप इसको इंजेक्टिव के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर मैं मैनी वन की बात करूं तो अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी is said to be many one, is said to be many one, to be many one if two or more elements of a, if two or more, if two or more elements of a, elements of a have same image in B, have same image in B, ठीक है? if two or more elements of A have same image in B, अब इस चीज को हमें समझना है कि बाय डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसकी मैपिंग देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। दो नाम है, एक नाम है 1-1 और एक नाम है मैनी वन। 1-1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है। अब जैसा कि इसके नाम है 1-1 और मैनी वन, वैसे ही इसकी डेफिनेशन है। अगर कोई फंक्शन मेरा ए से भी डिफाइंड है तो उस फंक्शन को मैं 1-1 तब बोलूंगा जब ए के पास जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट की मैपिंग जब आप बी से करोगे तो हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए बी में, यानी ए के डिफरेंट एलिमेंट, ए के अलग अलग एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ एक डिफरेंट इमेज क्रिएट करें, ठीक है? अलग इमेज हो। अगर हर एलिमेंट की अलग इमेज है बी में, हर एलिमेंट की अलग इमेज है बी में, ठीक है? अगर हर एलिमेंट की अलग इमेज है, किसमें अलग इमेज है? बी में।
तो आप उसे बोलोगे कि वो 1 1 है। और अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की अलग इमेज ना हो करके सेम इमेज है बी में, तो आप उसे बोलोगे कि वो आपका मैनी वन है। मतलब क्या है, लेट अस सपोज दैट कि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये फंक्शन मेरा ए से भी डिफाइंड है। ठीक है, इसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके पास एलिमेंट है ए बी सी डी। ये मैंने 1 का कनेक्शन ए के साथ करा, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, और 4 का डी के साथ। तो आप ये देख पा रहे हो कि ए का हर एलिमेंट बी से कनेक्टेड है, और बी में उसकी डिफरेंट इमेज है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है। तो ऐसे फंक्शन को मैं 1 1 बोलूंगा, या मैं इंजेक्टिव मैपिंग बोलूंगा, या मैं इंजेक्टिव मैपिंग बोलूंगा, या तो 1 1 या इंजेक्टिव मैपिंग। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ए ले लेता हूं 1 2 3 4 5, और बी ले लेता हूं ए बी सी डी ई, और 1 को ए से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, 2 को भी ए से कनेक्ट कर दूं, 3 को भी ए से कनेक्ट कर दूं, 4 को डी से, और 5 को ई से, तो आप, और ये मेरा फंक्शन है जो ए से भी डिफाइंड है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है ए बी में। 1 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज भी ए है। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की जब सेम इमेज हो जाए, तो इसको आप बोलोगे कि ये है आपका मैनी वन। ये क्या है आपका मैनी वन, इसको आप बोलोगे मैनी वन। तो ये तो बाय डेफिनेशन हो गए कि 1 1 क्या होगा और मैनी वन क्या होगा। अगर ए के हर एलिमेंट की बी में अलग अलग इमेजेस आ रही हैं तो 1 1, और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की ए में, ए के बी में एक ही इमेज आ जाए, जैसे ए की इमेज भी है, 2 की इमेज भी है, और 3 की इमेज भी है, तो इसको आप बोलोगे कि ये आपका मैनी वन है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके हैं, ये तो बाय डेफिनेशन हो गया, कुछ अलग अलग तरीके हैं ये चेक करने के कि ये 1 1 है या मैनी वन है, तो वो तरीके समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसको पॉज करके नोट करेंगे, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। ओके, अब हमारे पास तरीके क्या हैं, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई, कलर विजिबल है ना ये? है तो, हाउ टू आइडेंटिफाई द फंक्शन इज 1 1 और नॉट, द फंक्शन इज 1 1 और नॉट। ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं है? तो पहला तरीका तो हमें पता ही है, पहला तरीका तो पता ही है वेन डायग्राम से, या वेन डायग्राम कहना सही नहीं होगा, मैपिंग डायग्राम से। पहला तरीका तो हमें पता है कि हम मैपिंग डायग्राम से पता लगा लें, ठीक है। दूसरा तरीका हमें सीखना है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफ से भी कर सकते हैं पता, अभी समझाऊंगा इसको। तीसरा तरीका, पुट fx1 इज इक्वल टू fx2। आप fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट करो। अगर आपने ये पुट करा फंक्शन में और सॉल्व करते करते x1 इक्वल टू x2 आ गया, देन द फंक्शन इज 1 1, देन द फंक्शन इज 1 1। एक तरीका ये है, एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आ जाएगी कि आप fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट करो, सॉल्व करते करते अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो आपका फंक्शन 1 1 होगा। आखिरी बात क्या है, और भी कोई तरीका है, हाँ,
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक तरीका हमारे पास है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये बेसिकली 4 तरीके हैं जिससे ये पता पड़ जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं है। एक तो वेन डायग्राम है, एक हमारा ग्राफिकल मेथड है, एक हमारा यह है कि आप पुट करो fx1 इज इक्वल टू fx2, अगर सॉल्व करते करते x1 इक्वल टू x2 आ गया तो वो 1 1 होगा, और आखिरी तरीका हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। ये सारी चीजें देखते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हर चीज को डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब ये चारों जो है वो डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैपिंग, चलो मैपिंग एक बार दोबारा बता देता हूं। जैसे एक तरीका तो हमारा मैपिंग है, ठीक है, एक तरीका तो मेरा मैपिंग है कि आप मैपिंग डायग्राम से देख लो, आप मैपिंग डायग्राम से देख लो कि हमारा 1 1 है या फिर 1 1 नहीं है, ठीक है। मैपिंग डायग्राम से कैसे, अभी बताया भी था। जैसे ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 A B C D। डिफरेंट इमेजेस अगर है, 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की C, 4 की D, अलग अलग इमेजेस है, तो क्लियरली इट इज 1 1, क्लियरली इट इज 1 1। यही तो 1 1 की डेफिनेशन है, मैपिंग से हमने देख लिया, ठीक है। दूसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये हमारा दूसरा तरीका है। ग्राफिकल मेथड क्या होगा, ठीक है, ये बताते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसके लिए क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये 1 1 चेक करने का तरीका, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HZ, H हॉरिजॉन्टल, लाइन L और T, HLT, टू चेक fx is 1 1 और नॉट, fx is 1 1 और नॉट। ये ग्राफिकल अप्रोच है, ठीक है। ये हमारा ग्राफिकल अप्रोच है कि ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, जो ग्राफ दिया हुआ है उस पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट परफॉर्म करोगे, ये चेक करने के लिए कि आपका जो ग्राफ है वो 1 1 है या फिर वो 1 1 नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ दिया, ठीक है, मैंने एक ग्राफ दिया, ये मैंने एक ग्राफ दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, ये मेरा ग्राफ फंक्शन का तो है, लेकिन मुझे नहीं पता ये ग्राफ मेरा 1 1 है या नहीं है, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा ऐसे, ठीक है। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करा, अब आप देख रहे हो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, ये क्या है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। आप कहीं भी या चलो एक काम करो, मैं अलग अलग पेन से डिटेल में बनाता हूँ इसको ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। पहले तो मैं सिर्फ ग्राफ बना दूं, ठीक है। देखो अब समझ में आएगा, ये तो हो गया मेरे ग्राफ वाली लाइन, और मैं व्हाइट से बना रहा हूं ग्राफ, ठीक है। मान लो मेरा ग्राफ है ये, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहा हूं, और वो मैं कर रहा हूं, रेड हो गया, येलो से चलो, ठीक है। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा इस ग्राफ पे, मान लो
ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, अब क्लैरिटी आएगी। और ये मेरा, ये लाइन क्या है, ये लाइन है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत ध्यान से समझना। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होता है, ठीक है, तुम इस पॉइंट पर देख रहे हो, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर ये x1 की वैल्यू, ठीक है, इस पॉइंट पर देखो ये x2 की वैल्यू, इस पॉइंट पर देखो ये x3 की वैल्यू, ठीक है। अब x1 वैल्यू पर, x2 वैल्यू पर और x3 वैल्यू पर y का आंसर तो सेम ही आ रहा है। मान लो ये तुम्हारा y इक्वल टू 2 है, तो ये भी 2 होगा, ये पॉइंट भी 2 होगा, ये पॉइंट भी 2 होगा, तो x1 की इमेज 2 आ रही है भाई। ये क्या बना, इसको अगर तुम ऐसे देखो ना, ये हो गया तुम्हारा a और ये हो गया तुम्हारा b, ठीक है। तो a में क्या है, x1 x2 x3, x1 x2 x3, x1 का आंसर भी 2 है, x2 का आंसर भी 2 है, x3 का भी 2 है, यानी x1 भी इससे कंबाइंड है, x2 भी और x3 भी, यानी सेम इमेज आ रही है। तो ये तुम्हारा मैनी वन हो गया, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा मैनी वन हो गया, यानी ये 1-1 नहीं है, और 1-1 नहीं है तो क्या है, मैनी वन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में आप ये करते हो कि जो भी ग्राफ है उस ग्राफ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो, अगर x की अलग अलग वैल्यूज पर हमें y का सेम आंसर मिल रहा है, जैसे यहाँ x1 पे 2 मिला, x2 पे 2 मिला, x3 पे 3 मिला, तो फिर वो मैनी वन है। अब मैं 1-1 का ग्राफ और बनाता हूं, ताकि क्लैरिटी जरूरी है ना हमें, मैं एक ग्राफ और बनाता हूं, और वो ग्राफ होगा मेरा 1-1 का। देखो मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, इसको मैं बता देता हूं ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, मान लो ये ग्राफ, ठीक है। अब इस पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूं, तो तुम कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, तुम कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, ठीक है, कहीं भी खींचो। देखो एक लाइन में ये खींच रहा हूं हॉरिजॉन्टल, तुम्हारा मैं खींच रहा हूं, किस कलर से खींचो, रेड से खींचो, एक लाइन में खींच रहा हूं ये, ठीक है, एक लाइन में यहां बना दे रहा हूं, ये मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है, ये मेरी क्या है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मैंने खींची हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एक ये खींची और एक ये भी खींची, ये भी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये भी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर x1 की वैल्यू ये, तो y की वैल्यू कुछ और है, मान लेते हैं y1 है, और देखो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर x की वैल्यू ये x2 है, तो y की वैल्यू कुछ और है, मान लेते हैं y2 है ना। यानी इधर हमारा ये आ रहा है कि ये मेरा a है, ये मेरा b है, ठीक है, और x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, x1 पे y1 मिला, x2 पे y2 मिला, डिफरेंट इमेजेस मिल रही है, यानी ये ग्राफ मेरा क्लियरली किसका है, 1-1 का है। तो 1-1 का कब होगा, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो और हर x पर y की वैल्यू अलग आए, तो ये होता है मेरा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मुझे लगता है याद रखोगे कि ग्राफिकल मेथड में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, जो भी ग्राफ है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अलग अलग एक्स पर सेम वैल्यू मिल रही है वाई की, तो वो मैनिमल होगा, और अलग अलग एक्स पर अलग अलग वाई की वैल्यू मिल रही है तो वो 1-1 होगा। उम्मीद है समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला मेथड बताता हूं चेक करने का, ठीक है। जल्दी करेंगे, अगला मेथड देखते हैं फिर, ठीक है। ठीक है, तो दो बातें मैंने आपको बता दी, मैपिंग हो गया, ग्राफिकल हो गया, अब मैं ये वाला मेथड बताता हूं, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैंने फंक्शन दिया f(x) इज इक्वल्स टू
x अपॉन x प्लस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस वन, ठीक है। और मैंने कहा चेक इट इज वन वन, इट इज वन वन और नॉट, ये वन वन है या नहीं। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन का मैपिंग बनाना और ग्राफ बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, बना तो सकते हैं लेकिन वक्त लगेगा, है ना, आप ग्राफ बनाओगे। तो फिर आप ये वाला अप्रोच देखो कि हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू पुट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। आप एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू पुट कर दो, अगर ये सॉल्व करते करते एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, ठीक है, तो फिर हम उस फंक्शन को बोल देंगे कि वो फंक्शन हमारा वन वन है। बात समझ में आ रही है? आप एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू पुट करो, अगर सॉल्व करते करते एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया तो आप उसको बोलोगे वो वन वन है। तो लेट अस पुट एफ एक्स वन का मतलब हो गया एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस वन, और इसका मतलब हो गया एक्स टू अपॉन एक्स टू प्लस वन। मैंने क्या किया, मैंने एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स वन, और इधर हो जाएगा एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू। एक्स वन एक्स टू और एक्स वन एक्स टू कैंसिल हो गए, ये एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, ठीक है। तो मैंने एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू पुट करा, सॉल्व करते करते एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। अगर ऐसा आ जाता है तो मैं बोलूंगा क्लियरली फंक्शन मेरा वन वन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया है कि हम अप्रोच क्या ले रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम कुछ फंक्शंस लेते हैं। अभी मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पढ़ाया है, ठीक है, अभी मैंने इसकी बात नहीं की है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वन ऑफ द, मतलब मैंने बोला था ना कैलकुलस एक तरीके से स्टार्ट हो गया है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट हम मैक्सिमम मिनिमम में यूज करेंगे जब कैलकुलस पढ़ेंगे। तो अभी इसको होल्ड पर डाल रहा हूं, अभी मैंने सिर्फ तीन ही तरीके बताए, ठीक है। चलो, तो मैं कुछ फंक्शंस दे रहा हूं, हमें चेक करना है वो वन वन है या मैनी वन। चेक the given functions, are वन वन या फिर वन वन नहीं होंगे तो क्या होंगे, मैनी वन, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है। 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं और आप मुझे तीनों मेथड से बताओ ये क्या होगा, ठीक है, जल्दी से, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूं। इसको एनालाइज करो, तीनों मेथड से कोई भी आप बता सकते हो। अब देखो, मेरे पास तीन तरीके हैं, मैं तीनों आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला तो ये कि मैं पुट करूं एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये पुट करूंगा तो ये हो गया साइन एक्स वन इक्वल टू साइन एक्स टू। ये बेवकूफी मत करना कि साइन से साइन उड़ा दो और बोल दो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है ना, यहां हमें एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू मिल रहा है, एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल दू इसका, जैसे मान लो साइन 30
जैसे मान लो साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है, और साइन किसी और पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू भी 1/2 हो सकती है, ये बात समझनी है ना। साइन किसी और पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू भी क्या हो सकती है, 1/2 हो सकती है। तो जरूरी नहीं है एंगल्स हमारे वो बराबर हो, या साइन से साइन उड़ा के x1 इक्वल टू x2 बोल दो, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मिल रहा है, यानी ये हमारा 1/1 तो नहीं है, ये हमारा मैनी 1 है। अप्रोच नंबर 1, ठीक है। अप्रोच नंबर 2 देखें, अप्रोच नंबर 2 देखते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, a और b, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 30 डालता हूं तो 30 पे होता है साइन 1/2, ठीक है, 30 पे होता है मेरा 1/2, और 45 डालता हूं तो ये होता है 1/√2, ठीक है। 90 डालता हूं, साइन 90 कॉस 90 0, साइन 90 1, है ना, और 180 डालता हूं तो 180 भी 1 होता है ना, तो 90 भी 1 है और 180 भी 1 है, तो मैपिंग भी इसकी कैसी आ रही है, साइन 90 भी 1 है और 180 भी 1 है, ये बात समझ पा रहे हो, साइन 90 भी 1 है और 180 भी 1 है, साइन 180 माइनस का होता है ये तो, ठीक है, यानी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी होती है जो सेम हो, ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे हमें मिल सकते हैं यहां पर, सॉरी, जैसे मैं इसको ऐसे समझ लो, मैपिंग को ऐसे समझ लो, जैसे तुमने डाला ए, ठीक है, बी, तो इसकी मैपिंग जब बनाओगे ना तो इधर बहुत सारे एंगल्स पर एक ही वैल्यू आ सकती है, बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं पे एक ही वैल्यू दे सकता है साइन, तो ये मैनी 1 हो गया, ठीक है, मैनी 1 हो गया। और अगर तुम y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हो, अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट करते हो ना तो ऐसा ग्राफ आएगा अच्छा नहीं बनना ना, ऐसा ग्राफ आएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर टेस्ट करते हो ना तो x की बहुत ज्यादा वैल्यूज पर y का एक ही रिजल्ट है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में भी फेल हो रहा है, यानी ये मैनी 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम तरीका कोई भी अपनाओ, 3 चेक करने के तरीके हो गए, मैनी 1 ही है, ठीक है। 10x भी मैनी 1 है क्योंकि सेम बात 10x में करोगे, तो अगर तुम fx1 इक्वल टू fx2 पुट करते हो तो ये बनेगा 10x1 इक्वल टू 10x2, इसका मतलब ये नहीं है कि x1 x2 बराबर है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है, ठीक है। चाहे तुम ग्राफ से देख लो, ग्राफ से देखते हो तो 10 का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये 10 का ग्राफ है, कुछ ऐसा बनता है 10 का ग्राफ, ठीक है, दिस इज x, दिस इज y। तो अगर इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हो तो इस पर भी एक ही आंसर, इस पर भी एक ही आंसर, इस पर भी एक ही आंसर, यानी आंसर एक ही आ रहा है, तो ये हमारा मैनी 1 है। 10x भी कैसा फंक्शन होगा, ये भी हमारा मैनी 1 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अप्रोच आप कोई भी यूज करो, अप्रोच आपकी कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैनी 1 होगा या 1 1 होगा। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैंने यहां पर नहीं बताया, तो वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और क्वेश्चंस बहुत पूछता है उसमें, जेडब्ल्यू मेंस में और एमयू बीटेक में, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। हमारी शायद लास्ट 2 क्लास और बची हुई है, इसके बाद आपका फंक्शन सीरीज पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपने सीखा है तो उसको लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।